नमस्कार दोस्तों। कल मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने यूपीपीएससी और यूपीएससी के जितने प्रश्न हैं उसको एनालिसिस किया, तो मैंने देखा कि इस समय पर्यावरण एवं सतत विकास इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। कल मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी लिखवाया था वो सीधे सीधे क्वेश्चंस आए हुए थे, ज़्यादातर वन लाइनर थे। आज हम कंसेप्ट के साथ डिस्कशन कर रहे हैं एक एक टॉपिक को। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमने डिस्कस किया था। आज हम आपको ये दिखा देते हैं पर्यावरण, आज का टॉपिक पर्यावरण एवं सतत विकास है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पर्यावरण एवं सतत विकास से इस साल यूपीपीसीएस में कितने क्वेश्चंस आए हैं। इस साल पर्यावरण एवं सतत विकास से ये देखिए टोटल 7 क्वेश्चंस आए हैं। हम इन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, ये एक हैं संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, सतत विकास। इसी तरह ये क्वेश्चंस हैं, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी दर इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा। आंसर इसका भी सतत विकास है। ये 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, ये रहा आपके चौथा क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस और ये 7 क्वेश्चंस। मतलब एक साल के पीसीएस के पेपर्स में पर्यावरण एवं सतत विकास टॉपिक से लगभग 7 क्वेश्चंस आए हैं अप्रॉक्स। तो आज हम इस टॉपिक को कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास, कल हम पर्यावरण पढ़ाए थे, आज हम इसको पर्यावरण को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं एक एक लाइन क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ये जो वीडियो है वो प्री कम मेंस के लिए हैं, क्योंकि प्री और मेंस में अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहे हैं। आप इसके ट्रेड को देखिए, तो जो प्री में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी एक एक स्टेटमेंट आता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही आप उसको लगा पाएंगे। और जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस ही होते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो कल हमने पर्यावरण पढ़ाया था, आज हम फिर इसको रिवीजन कर देते हैं और फिर पर्यावरण एवं सतत विकास आगे हम इसको डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, ये लाइन भी आया हुआ है। और इसकी फंक्शनल जो क्रियाशील होते हैं अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। हमने बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट कल डिस्कस किया था। बायोटिक वो होते हैं जिसमें लाइफ होते हैं, जैसे कि मानव, जंतु, प्लांट्स और एवरीथिंग्स जिसमें लाइफ है। और अजैविक जैसे जल, भूमि, ये सब। तो पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संघटक हैं, भौतिक या अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल स्थल, वायु, जल। ये क्वेश्चन आया हुआ है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से। दूसरा है जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जिंदगी हो, जिसमें लाइफ हो, जैसे कि पादप, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। तीसरा है ऊर्जा घटक, एनर्जी कंपोनेंट, जिसका एग्जाम्पल है सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत हमारे सूर्य हैं, सौर ऊर्जा। उसके बाद भूतापीय ऊर्जा। पर्यावरण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब ये पर्यावरण का वर्गीकरण, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बाद में हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बार पहले आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। पर्यावरण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होता है भौतिक पर्यावरण, फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें अजैविक तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियाँ, जलवायु, क्लाइमेट, तापमान, टेम्परेचर, जलाशय, वाटर बॉडीज, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। दूसरा है आपका सांस्कृतिक पर्यावरण, कल्चरल इन्वायरमेंट। पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं।
ये पर्यावरण जैसे कि भारत का पर्यावरण अलग है, एक तरीके से अलग अलग कल्चर से रिलेटेड पर्यावरण को सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। तो इस पर्यावरण में नृजात, भाषा, धर्म, रीति रिवाज एवं जीवन शैली मुख्य तत्व होते हैं। नृजात मतलब एथनिक होता है, एथनिक मतलब किसी देश में रहने वाले स्पेसिफिक लोगों का जो कल्चर होता है उसे एथनिक कहा जाता है। हम इसमें बाइलिंगुअल पढ़ा रहे हैं, इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेक्निकल टर्म जो हैं हम एक दूसरे का डिस्कस कर देंगे। दोनों का है टेक्निकल टर्म, हिंदी में अगर कोई टफ होगी तो उसका इंग्लिश, और इंग्लिश में कोई अगर टफ टर्म होती है तो उसका हिंदी हम बता देंगे। तीसरा है जैविक पर्यावरण, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें लाइफ हो। इसके एग्जाम्पल है मानव, पशु, पक्षी तथा वनस्पति, लिविंग थिंग्स। चौथा है संज्ञात पर्यावरण, कॉग्निटिव इन्वायरमेंट। अच्छा, आप देखते हैं कभी कभी आदमी किसी चीज़ का एक प्रतिमा बना लेता है, जैसे भगवान का हम प्रतिमा बना लिए अपने मन में, तो वो भी एक पर्यावरण ही है। अब इसका डेफिनेशन देखिए, इसमें लिखा है अपने संसाधनों का उपयोग करने में जो प्रतिमा मानव के मन में आती हैं उसको संज्ञात पर्यावरण कहते हैं। अब ये आपका पर्यावरण से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करंट की। देखिए क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट करंट के साथ कोरिलेट करके आते हैं, यही ट्रेंड है क्वेश्चंस का। और इस समय सतत विकास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है इन्वायरमेंट में। जब यूपीएससी और यूपीपीएससी में एक में 7 क्वेश्चंस आप आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चंस 5, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए। अभी मैं इस पहले टॉपिक को समझा लेती हूँ, फिर एक क्वेश्चंस जो कि इसमें 6-7 क्वेश्चन इस साल पीसीएस में आए हैं उसको, और बाकी सारे क्वेश्चंस मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। धारणीय विकास या सतत विकास या टिकाऊ विकास, नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल। धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ये डेफिनेशन भी आ चुका है, ये जो परिभाषा हमने बताया वो भी आ चुका है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। ये आईडिस लाइन पेपर में एग्जाम में आ चुका है। धारणीय या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन। अब ये लाइन भी एग्जाम में आपका आ चुका है। धारणीय विकास या सतत विकास, इस शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या जो है 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED, एक संस्था है WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। ये क्वेश्चंस भी आया है। धारणीय विकास या सतत विकास शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। धारणीय विकास या सतत विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। उद्देश्य, अब धारणीय विकास का उद्देश्य क्या है? धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन। मतलब हम पृथ्वी पे जो भी संसाधन पाए जाते हैं रहे हैं, हम उसको इस तरीके से उपयोग करें कि वो हमारे भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे, हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करें और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी वो सुरक्षित रहे। मतलब पानी का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो पानी को इस तरीके से उपयोग करें कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी पानी बची रहे। जैसे कि हम देख रहे हैं ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है। अब जानते हैं कि ऑलरेडी पीने लायक पानी कम है संसार में, और उसके बाद भी ग्राउंड वाटर अगर ख़त्म हो रहा है तो बाद में पीने की पानी की किल्लत होगी। इस तरीके से हम अपने संसाधनों को इस तरीके से उपयोग में लाएं कि वो हमारे भविष्य के पीढ़ी के लिए भी बची रहे, और उसके आधार पर जो हम विकास करते हैं उसको धारणीय विकास कहा जाता है।
इसका उद्देश्य अभी हमने बताया, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य होता है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन का न्यायसंगत उपयोग तथा उचित प्रबंधन करना। ये भी लाइन आया हुआ है। धारणीय विकास या सतत विकास शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। ये हम लाइन ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको मैंने रिवीजन कर दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आए हैं, तो सारे वनडे एग्जाम्स में आ रहे हैं इस समय, तो इसलिए मैंने इसको रिवीजन कर लिया। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषित किया गया था। उसमें भी इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। वो जो वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन घोषित किया गया था, जिसमें भी कि UNFCCC, UNCCD जैसे संस्थाएं आई थी, इसको हम अलग से रियो सम्मेलन 1992 इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। इसको अभी सिर्फ इसका रेफरेंस दे रहे हैं कि इसमें सतत विकास कहाँ से आया, कैसे आया, इसका रेफरेंस दे रहे हैं। इसको हम अलग से भी पढ़ाएंगे। तो बस एक इस लाइन को आप ध्यान में रखिए कि जो 1987 में WCED ने अपना रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास शब्द की सबसे पहले व्याख्या की थी, और उसके बाद 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके बाद देखिए फिर 10 साल बाद जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था जो सम्मेलन, उसमें भी इसका मुख्य मुद्दा सतत विकास ही था। उसके बाद वो मैं अभी ये देखिए दोबारा ये क्वेश्चन आया है, जो आवर कॉमन फ्यूचर जो था उसमें एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट गया था। WCED जो आवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित किया था, उसको एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे आवर कॉमन फ्यूचर न कहे, पूछा जाए कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये सतत विकास से संबंधित है, और यही इसको भी WCED ने ही मतलब वहीं पास किया था, यही इसी में सतत विकास पहली बार आया था। सतत विकास अभिप्राय ऐसे विकास हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक पारिस्थितिकीय पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित की जा सके। कहने का मतलब वही है कि जो भी आर्थिक या सामाजिक जो भी चीज़ें हैं, हम इस तरीके से यूज करें कि हम अपने पीढ़ी आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखें, उनके यूज के लिए भी छोड़ दें। तो इसे और इस आधार पर अगर हम अपने देश का या अपने विश्व का विकास कर रहे हैं मानव समुदाय का, तो ये सतत विकास के अंतर्गत आता है। सतत विकास के लिए आवश्यक घटक, ये भी क्वेश्चंस के फॉर्म में आया है। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना, ये सभी आवश्यक घटक हैं। सतत विकास ये क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे ही आए हैं। एक्चुअली सतत विकास 17 गोल्स हैं, मैं उसको भी डिस्कस करूँगी। सतत विकास या टिकाऊ विकास जो है वो सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती है। मतलब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हाँ सतत विकास हो रहा है, जब हम ये पहले अनुमान लगाएंगे कि हाँ पानी है कितना, फिर इसको क्षरण कितना हो रहा है, हमें कितना बचाना चाहिए, या फिर हमारे यहाँ गरीबी कितना है, कितना हम घटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनइक्वलिटी कितना है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास, तो इस सब की सूचना होनी चाहिए। सूचनाओं के आधार पे ही कोई योजना बनाई जा सकती हैं और उसको इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आया हुआ है। ये जो लाइन है टिकाऊ विकास या सतत विकास, जो कि अनिवार्य शर्तें हैं सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। अब ये टिकाऊ या सतत विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं, कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो टिकाऊ और सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। तो ये सूचनाएं भी दो प्रकार की हैं, एक पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और एक मनुष्य और उसके क्रियाकलाप से संबंधित सूचनाएं। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ चुका है, दोनों ही अलग अलग कैटेगरी वाइज। अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हम पहले देख लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे जैविक अधिवास से संबंधित सूचनाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित सूचनाएं,
पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में जो सूचनाएं उपस्थित हैं, वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, इसी तरह मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर, इसमें जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का आकार क्या है, वृद्धि दर क्या है, विभिन्न संसाधन और खाद्यान्न की उपलब्धता क्या है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर क्या है, ये सब सतत विकास की मनुष्य और उसके क्रियाकलाप से संबंधित सूचनाएं हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीकी, रिमोट सेंसिंग, देखिए थोड़ा हिंदी इसका टफ होता है। रिमोट सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं तो उसको सैटेलाइट से, तो इसको सुदूर संवेदी तकनीकी, थोड़ा कोई जैसे साइंस का या टेक्नोलॉजी का जो शब्द हिंदी में होते हैं थोड़ा सा टफ होते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। सांख्यिकी विधि, स्टैटिक्स मेथड तथा भौगोलिक सूचना तंत्र, इस तरीके से प्राप्त किया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चंस ऐसे ही, ये लाइन ऐसे ही एग्जाम में आया है, इसलिए इसको ऐसे ही लिखा गया है। सुदूर संवेदन तकनीकी मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मेथड, सांख्यिकी विधि मतलब वही स्टैटिक्स विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र इत्यादि से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं का रूपरेखा तैयार की जाती है। सतत या धारणीय विकास का लक्ष्य, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। आया था एजेंडा 21 1992 में, लेकिन इसको प्रस्तावित किया गया था Rio20। सतत विकास शब्द, देखिए सतत विकास एकदम आराम से, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सतत विकास शब्द सबसे पहले WCED ने अपना आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो तैयार किया था, जैसे कि ब्रंटले रिपोर्ट में भी कहा जाता है, तो उसमें सबसे पहले ये शब्द आया था। उसके बाद 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ उसमें सतत विकास को पूरा मतलब उस पर ये पूरा सम्मेलन ही इसी पे आधारित है, एजेंडा 21 में लाया गया था। उसके बाद जो 2002 का 10 साल बाद जो 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ उसमें भी इसका समर्थन किया गया है। और उसके बाद जो 2012 में Rio+20 मतलब 1992 के 20 साल बाद, रियो के 20 साल बाद जो सम्मेलन प्रस्तावित किया गया उसमें जो इसके कुल 17 लक्ष्य बताए गए और उन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। Rio20 में ये 17 लक्ष्य निम्न प्रकार हैं और ये लक्ष्य एकदम बिल्कुल आप याद कर जाइएगा, क्योंकि एक एक लक्ष्य से एक एक क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं अभी क्वेश्चंस इसके बाद नीचे डिस्कस करूँगी। एक एक लक्ष्य से एक एक क्वेश्चंस बन रहे हैं। और दूसरा ये चीज़ याद रखिएगा कि इसको 2030 तक इसको Rio20 सम्मेलन में ये कहा गया कि 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। देखिए अब 17 लक्ष्य क्या क्या हैं। पहला है गरीबी की समाप्ति, नो पॉवर्टी, गरीबी की समाप्ति पहला लक्ष्य है। दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में मैं बता दूंगी और एक एक याद कर जाइएगा आप ऐसे ही समझ के, क्योंकि कहा जाता है कि गरीबी सबसे बड़ा पाप है। गरीबी आदमी से कोई भी पाप करवा सकता है, तो पहला लक्ष्य SDG का यही रखा गया है, गरीबी की समाप्ति। दूसरा है भूखमरी से मुक्ति, जीरो हंगर। फिर तीसरा है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। चौथा है गुणवत्ता परक शिक्षा। देखिए पहला एकदम याद कर लीजिए अभी से, नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा शिक्षा, गुणवत्ता परक शिक्षा मतलब क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। छठा है जल एवं स्वच्छता, वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी। अब क्लीन एनर्जी में जैसे कि आप हाइड्रोजन एनर्जी का विकास करने का वो हो रहा है, ग्रीन एनर्जी हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जीज जो भी बनाया जा रहा है, तो ये सब क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आते हैं।
8वां SDG गोल है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। टोटल आप एक शब्द बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद करने के लिए, जबकि आप इंग्लिश में ऐसे आएगा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8वां ये था उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 10वां है असमानताओं में कमी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। जैसे कि गरीबी, आपने ऑक्सफैम का रिपोर्ट पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो वो दिखा रहा है कि कुछ ही % लोगों के पास सारी संपत्ति इकट्ठा हैं। तो असमानताओं में कमी ये भी एक सतत विकास का लक्ष्य है, क्योंकि एक जगह संपत्ति का जमा होना ये अच्छी बात नहीं होती है। और फिर 11वां है संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। मतलब अगर आप एक लाइन कहा जाता है कि जो अर्थ हैं वो हमारे उपयोग के लिए, नीड के लिए तो बहुत कुछ देती हैं, लेकिन हमारे शौक पूरा करने के लिए कि हाँ मतलब एकदम से उसका दोहन करने के लिए उसके पास सब कुछ नहीं होता है। तो जिम्मेदारी के साथ हम किसी भी चीज़ का उपभोग करेंगे तो वो आने वाले पीढ़ी के लिए ये बचा रहेगा रिसोर्सेस। तो 12वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस ये हैं। अब 13वां देखिए, इस बार भी PCS में आया है, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 14वां भी आया है, जलीय जीवों की सुरक्षा, लाइफ बिलो वाटर। 15वां थलीय जीवों की सुरक्षा, लाइफ ऑन लैंड, ये भी आया है। इसके बाद है 16वां है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17वां है पार्टनरशिप फॉर द गोल, मतलब सभी अपने लक्ष्यों के लिए भागीदारी करें, सभी लोग प्रयास करें और लक्ष्यों की प्राप्ति करें। इसमें नोट्स कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो भी बताया गया है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 हैं वो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। SDG जो 3rd था वो स्वास्थ्य के लिए था ना, क्या था ये, लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्य था। तो वो सभी के जो स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना, जैसे लाइफ पॉसिबिलिटी जो है कम से कम बढ़े, 70 साल से 70 साल हो गया है, तो इसको SDG 3rd का ये लक्ष्य है। इस 17 लक्ष्यों के साथ इसमें 169 उपलक्ष्य, सब गोल्स भी शामिल हैं। और देखिए, इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु UNSDSN द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया जाता है। जो 17 लक्ष्य हैं आपके, इनको प्राप्त करने के लिए UNSDSN द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किया जाता है। पर वो जैसे कि मैं बता दूं इसको कि ये हर साल ये गोल चेंज होता रहता है। जैसे इस साल 2021 में जो आया है रिपोर्ट्स इंडेक्स, तो इंडेक्स का रिपोर्ट्स हर साल चेंज होता रहता है। इस साल भी भारत का जो रैंकिंग है वो पहले से ख़राब हुआ है। इस बार 121वें स्थान पे है भारत, पहले 120 पे था, फिर 117 पे, फिर 120 पे, इस बार 121 पे हुआ है। मतलब लगातार गिरावट हुई है। तो एक UNSDSN है वो जो इंटरनेशनल स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी करता है, और हमारे यहाँ नीति आयोग हैं जो कि अपने देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी करता है। उसका भी 2 संस्करण आ चुके हैं, एक 19-20 में आया था, एक 20-21 में आया था।
इसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो इस करंट के टॉपिक को रिवीजन करेंगे। अभी हम बता दे रहे हैं कि ये UNSDSN जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी करता है, जिसमें कि इस साल डेनमार्क जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। इस साल डेनमार्क फर्स्ट पे हैं और इंडिया 121वें स्थान पे हैं, और इंडिया का लगातार गिरावट ही आई है, 120वें से 121वें स्थान पे आए हैं, 117, 120, 121 ऐसे हुआ है उसका। और जो भारत में नीति आयोग जो जारी करता है उसके अनुसार केरल टॉप पे हैं, और जो केंद्र शासित यूटीज हैं उसमें लक्ष्य वो चंडीगढ़ टॉप पे हैं, और पुडुचेरी, चंडीगढ़ के बाद पुडुचेरी हैं। तो केरल के साथ पुडुचेरी बराबर स्कोर के साथ हैं। और वो जो नीति आयोग जारी किया है उसमें दूसरा संस्करण जारी किया है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स का। तो इसमें 16 इंडिकेटर्स हैं, उसमें भारत ने विकास किया है, मतलब उसके सारे राज्य जो हैं वो राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है, एस्पायरेंट और विभिन्न टाइप का। तो मैं अगले जो अपना जब वीडियो डालूंगी तो मैं उस इंडेक्स के बारे में आपको बताऊंगी, करंट से रिलेटेड जो इस साल का है रिपोर्ट्स। आइए हम अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जितना भी जो भी हमने कहा था वो हर एक क्वेश्चंस, हर एक लाइन एक क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आ चुका है। मैं ये भी बताते जाऊंगी कि कौन सा लाइन कब आया था, किस पेपर में, जो मेन यूपी PCS में जो आया है वो बता दे रहे हैं। बाकी तो विभिन्न डिफरेंट जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें तो आते ही हैं, लेकिन जो PCS में आए हैं उसको मैं बता दे रही हूँ। ये क्वेश्चन से पर्यावरण से क्या अभिप्राय हैं, यह पर्यावरण से अभिप्राय हैं भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित हैं, उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन आया है आपके यूपी PCS 2006 का है, और इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये हैं, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है, जैवीय घटकों से, भूआकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, उपयुक्त सभी से। ये आया है 53वां और 55वां BPSC का प्री 2011 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया है, और इसका भी मतलब यही आंसर डी है, उपयुक्त सभी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैंने जो पर्यावरण का वर्गीकरण बताया था वो भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ चुका है। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन हैं परिचालन पर्यावरण, और इसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा कि हाँ पर्यावरण को इतने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसमें है कि 4 ऑप्शन दिया है, और इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण। तो मैंने बताया था भौतिक, सांस्कृतिक, जैविकीय और कॉग्निटिव संज्ञान पर्यावरण। तो ये 4 पर्यावरण होते हैं, ये परिचालन पर्यावरण नहीं होता है। ये यूपी PCS 2020 का है। मतलब इस समय प्री में बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो प्री कम मेंस दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक साथ ही दोनों की तैयारी करनी होती है, क्योंकि मेंस में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखना होता है, और प्री में भी स्टेटमेंट आपके कंसेप्ट से ही उठा के दिए जा रहे हैं। अब फैक्ट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट भी साथ में आ रहे हैं। इग्नोर तो आप किसी को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट को समझना, जैसे पहले रट के चल जाता था, रट के नहीं हो पाएगा, अब कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और इसमें कारण है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से हैं जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों को पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करें। अब इसमें ये 4 था कि ए सही है तथा आर सही नहीं, ए सही, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या कर रहे हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। दूसरा है ए सही है तथा आर सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो इसमें इसका सही था कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये क्वेश्चन था, और इसका ये सही आंसर था, और ये यूपी PCS 2019 का क्वेश्चन था। इसी तरह ये हैं वर्ष 1987 में UN में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी। वो प्रतिवेदन क्या था?
अब इसको हम आपको 10 बार बता चुके। वो प्रतिवेदन था हमारा अवर कॉमन फ्यूचर, WCED ने 1987 में दिया था, अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट भी बोला जाता है। एकदम ऐसे देखिए कि इसी में आपको ये रट जाए, अलग से ना पढ़ना पड़े। 1-2 बार देख लीजिए वीडियो, एकदम से आपको रट जाएगा। फिर ये क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। मतलब कब कौन सा सम्मेलन हुआ था। ये 4 सम्मेलन दिए हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो मैं आपको सबका अलग से बता ही दूं कि कब कौन हुआ था। देखिए, ये जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, और ब्रटलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन जो था वो 1987 में आया था। हाँ, अप्रैल 1987 में हुआ था। उसी में अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1989 में आया था, और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, इसका द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। तो चौथा सबसे पहले आएगा, और इस तरीके से इसमें ऑप्शन बी जो होगा वो सबसे मतलब सही होगा। पहले चौथा आएगा, उसके बाद से चौथा जो इसमें है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद दूसरा आएगा आपका ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन जो 1987 में था। फिर तीसरा आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसको 89 में किया गया था इसका प्रवर्तन। और फिर पहला रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। और ये आपका क्वेश्चन है UPPCS 2020 का। इसी तरह धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो ये इसका आपका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन, और ये UPPCS 2012 में आया था। इसके बाद सतत विकास के लिए आवश्यक हैं, ये मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया था। और ये सतत विकास के लिए आवश्यक हैं जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। और इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये जो पहले क्वेश्चन आए थे ये थे। बाकी टॉपिक से जो 1-2 साल में, मतलब इसी साल जो 6-7 क्वेश्चन जो PCS के आए, PCS में आए हैं SDG गोल्स से, मैं उसको आपको इन्वायरमेंट एंड SDG गोल्स, उससे जो 7 क्वेश्चन एक टॉपिक से आए हैं, मैं अभी उसको आपको डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने पहले बताया था, और मैंने बताया था कि मैं पहले इस चैप्टर को डिस्कस कर लेती हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये मैं बता दूँगी। तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से देख लिया, तो आप अब इस क्वेश्चंस को जो 6-7 क्वेश्चंस एक साथ हैं और पेपर में आए हैं UPPCS के इस साल में, तो इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए ट्राई करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। सतत विकास। ये दूसरा क्वेश्चन था, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा। सतत विकास। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, जैसे जो 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो 17 SDG गोल्स हैं, तो इसमें से क्या है जो उसमें नहीं है। लैंगिक समानता आपको पता है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई ये भी है, शून्य भूख, पॉवर्टी पहला था, दूसरा भूखमरी था, तो ये दूसरा SDG है। तो इसमें अंतरिक्ष अनुसंधान ये नहीं था, तो ये नहीं है इसमें। इसके अलावा देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है। मैंने कल इसको डिस्कस किया था, 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस था। इसके बाद देखिए, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित था सतत विकास से, ये मैं कई बार इसी में बता चुकी हूँ इसी वीडियो में। इसके बाद देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। SDG 10 क्या है, SDG 13 13वां SDG क्या है, SDG 14 क्या है, SDG 15 क्या है। तो मैंने इसमें लगभग सब कुछ मतलब बताया था। जैसे हमने 13वां SDG क्या है, ये जलवायु क्रिया क्लाइमेट एक्शन है, और 14वां जो है वो पानी के नीचे जीवन लाइफ बिलो वाटर, 15वां जो है वो ज़मीन पर जीवन है, और 10वां जो था आपका SDG डेवलपमेंट गोल वो था
असमानताओं में कमी, टू रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो पहला का इसमें देखिए जलवायु क्रिया, इसमें 13वां हो जाएगा। और ज़मीन पर जीवन, ये आपका हो जाएगा 15वां। असमानताओं में कमी 10वां। और पानी के नीचे जीवन, ये हो जाएगा आपका 15वां। तो इसका एक का क्या होगा 3। ज़मीन पे जीवन इसका हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसी तरह संधारणीय, इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिए। मैं सबका जलवायु क्रिया आपका SDG 13 में है, ज़मीन पर जीवन है आपका 15वां में, पानी के नीचे जीवन 14वां में है, और असमानताओं में कमी लाइफ बिलो वाटर इसमें है। तो आप इसको मैंने लिखवाया है 17, उसमें से देख लीजिएगा, देख के मिला लीजिएगा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन भी उसी में से आया था। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव होते हैं, ये मैंने कल भी डिस्कस किया, कौन है ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा था स्टेटमेंट की वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्यों के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। नहीं, तिमाही पे नहीं की जाती हैं, 4 वर्ष में की जाती हैं। तो इसमें केवल पहला सही होगा और दूसरा गलत है, इसका भी आंसर डी होगा। तो ये रहा आपका टॉपिक, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट के साथ SDG गोल्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड जो करंट के क्वेश्चंस जो आते हैं, SDG इंडेक्स और जो UN SDSN पब्लिश करता है, और नीति आयोग, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।